हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे थे और मॉडर्न इंडिया में ऑलरेडी हमारे 20 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 21 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मराठों से संबंधित विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए हैं उनका उत्तर फ्रेम हमें किस तरीके से बनाना है, साथ ही उन प्रश्नों को हमें किस तरीके से लिखना है और उन प्रश्नों को देखकर हमें अपनी समझ कैसी बनानी है, इन सारी चीज़ों का हम गहन अध्ययन करेंगे। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दी है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मॉडर्न इंडिया की सीरीज में कई सारे टॉपिक्स को कवर कराया, अर्थात हमने मराठों को लेकर काफ़ी गहन अध्ययन रूप से टॉपिक को कवर किया था। बट अब जब हमने टॉपिक अपने कवर कर लिए तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने अपने पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 20 में मैसूर से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे या जो भी मौलिक प्रश्न हो सकते थे उनको हमने बनाकर काफ़ी अच्छे से उत्तर फ्रेम प्रोवाइड कराया। आपको एक बार फिर से हमने वो क्विक रिवीजन करा दिया। आज उसी दिशा में बढ़ते हुए हमने जो मराठों के टॉपिक को कवर किया था, उन मराठों से संबंधित जो भी प्रश्न बैक ईयर में आए हैं उनको हम काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने की एक समझ डेवलप हो सके, साथ ही आप उत्तर लेखन में अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकें। हमने इन सब की पीडीएफ यहाँ तक कि हमने इसकी फ्रेम भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसे हम देखते हैं और उसे इनकोड करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, इस आंग्ल मराठा युद्ध ने जो नारायण राव की हत्या से सालबाई संधि तक 9 वर्षों तक चलता रहा, मराठा राष्ट्र की उस जीवन शक्ति को सुस्पष्ट कर दिया जो पानीपत की घोर विपत्ति अथवा उनके महान पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात भी समाप्त नहीं हुई थी। समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न को तो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जब आप लोगों में से कई सारे लोग हमारे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे मराठों के, तो उस समय हमने जो आपको वंशावलियों का पूरा उनका एक क्रम दिया था पेशवाओं को लेकर और साहू को लेकर, तो आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर यूपीएससी में ऐसा तो आता नहीं होगा कि हमसे वो वंशावलियाँ पूछ ले, हमसे ये पूछे कि बालाजी बाजीराव किसके बेटे थे। साथ ही वो हमसे ये पूछें कि आप ये बताइए बाजीराव द्वितीय किसके पुत्र थे। तो अब आप में से कई सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये बात ठीक है कि वो आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे कि बाजीराव द्वितीय कौन था और बालाजी बाजीराव कौन थे या उनकी वंशावलियाँ क्या थीं, बट आपसे मेंस में प्रश्न को लेकर आपसे ऐसा पूछ देगा। और तब अगर आपके अंदर ऐसी समझ नहीं है तो आप अपने प्रश्न के उत्तर को नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आखिरकार नारायण राव कौन था, आखिरकार माधवराव नारायण कौन था और इन सब को लेकर क्या स्थितियाँ थी। तो हम पहले इस प्रश्न को सॉल्व करें। आपको इसके एक वंशावली का क्विक रिवीजन आपको बता दें ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। आप जानते हो कि पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ प्रमुख थे। उनके दो बेटे थे, एक था बाजीराव द्वितीय और दूसरा था एक था बाजीराव प्रथम और दूसरा था चिम्माजी। चिम्माजी से जो पुत्र हुआ वो थे सदाशिवराव भाऊ। ये पानीपत के युद्ध में तृतीय युद्ध में मार दिए जाते हैं। क्लियर। यहाँ पर जो बाजीराव प्रथम हैं इनके 4 बेटे थे। एक थे बालाजी बाजीराव और एक थे कौन, रघुनाथ राव। दूसरे कौन थे, जनार्दन राव। और चौथा कौन था बताइए, शमशेर बहादुर या कृष्णा राव। ये मस्तानी के बेटे होते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होता, ये यहाँ से अवॉइड हो जाते हैं। जनार्दन राव को कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, ये भी अवॉइड हो जाते हैं। अब ये 2 लोग बचते हैं, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को ये सत्ता की लिप्सा में रहते हैं कि कब बालाजी बाजीराव मरे तो कब हमें सत्ता मिलेगी। लेकिन बालाजी बाजीराव के 3 बेटे अर्थात माधवराव प्रथम, दूसरे विश्वास राव
और तीसरे कौन थे बताइए? तीसरे थे इनके बेटे नारायण राव। क्लियर। लेकिन विश्वासराव की भी मृत्यु हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में, अर्थात विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ पानीपत के तृतीय युद्ध में मार दिए जाते हैं। ध्यान देना, पहले जो थे माधवराव, क्लियर, ये 1761 में अर्थात पानीपत के युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हो जाती है तब ये सत्ता की बागडोर संभालते हैं। क्लियर। लेकिन 10 वर्षों की अवधि के बाद क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब इनका जो अंतिम बेटा बचता है बालाजी बाजीराव का, वो था नारायण राव। नारायण राव 1771 में, या आप कह सकते हो 1772 में सत्ता की बागडोर संभालता है। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है और इनका जो बेटा होता है अल्पवयस्क होता है माधवराव नारायण। क्लियर। माधवराव नारायण को संरक्षण मिलता है नाना फडणवीस के द्वारा। क्लियर। नाना फडणवीस एक तरीके से कडप्पा थे। अब आप यहाँ पर 1 मिनट को रुक जाइए। रुकिए इसलिए क्योंकि अब आपने क्वेश्चन देखा माधवराव की हत्या से। माधवराव की हत्या यहाँ पे कब हुई? 1772 के बाद, यानी कि 1774 और 73 के आसपास। क्लियर। इनकी मृत्यु से लेकर सालबाई की संधि तक, अर्थात ये क्या कह रहा है, किस आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, जो 1775 से 1784 तक चला। इसीलिए 9 वर्ष यहाँ पे दिया है। देखो, हमेशा आपको प्रश्न की समझ तभी हो पाएगी जब आपको कहानी पूरी क्लियर है। आपको उस समय लग रहा होगा कि ये मास्टर पागल हो गया है, इतना डिटेल में मराठों को क्यों पढ़ा दे रहा। क्योंकि मराठों को डिटेल में आप अगर नहीं पढ़े तो आपके दिमाग में मराठों के प्रति एक कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, और जब कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आप अपने प्रश्न के उत्तर को एक साकार रूप नहीं दे पाएंगे। क्लियर। तो अब आप समझ गए पूरी तरीके से। हालांकि देखो, एग्ज़ाम हॉल में आपको इतना नहीं सोचना है, हमने तो इतनी बार आपको रटा दिया है कि अब आपको पूरी वंशावली पता ही है कि हाँ अच्छा ये इनसे था वो उनसे था। क्लियर। अब आप यहाँ समझ गए। अब आप बताओ, वास्तव में माधवराव नारायण की टसल किससे थी? रघुनाथ राव से। रघुनाथ राव क्योंकि सत्ता की बागडोर चाहते थे बालाजी बाजीराव के बाद, बट इनको मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप में से जिन लोगों ने वो पार्ट्स ना देखे हों, आप प्रीवियस पार्ट्स में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर। अब जब ये हुआ तो आप जानते हो कि रघुनाथ राव कहाँ गए थे? रघुनाथ राव चले गए थे बम्बई की कंपनी के पास या बम्बई प्रेसिडेंसी के पास, और वहाँ से सूरत की संधि करते हैं। और जबकि नाना फडणवीस ने संधि कहाँ पे की? पुरंदर की कलकत्ता काउंसिल से। बट प्रीवी काउंसिल में जाने के बाद बम्बई के प्रपोजल को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और युद्ध करने की बात कही। लेकिन इस युद्ध में नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व ने बम्बई प्रेसिडेंसी को बड़गांव के युद्ध में पराजित कर दिया। तो वहीं पर वारेन हेस्टिंग्स, या कहें कि कलकत्ता काउंसिल को सालबाई की संधि के अंतर्गत अधीन में ले आया गया और पेशवा माधवराव नारायण को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया। अब आप समझ गए। लेकिन आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा, ये आपको निष्कर्ष बताना है। आपको क्या पूछा है कि इस आंग्ल मराठा युद्ध ने नारायण राव की हत्या से, अब आप समझ रहे हो नारायण राव की हत्या ने 1774 की बात कर रहा है। 72-74, देखो यहाँ पे इतना कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। तो 74 की बात कर रहा है। हत्या से सालबाई संधि तक 9 वर्षों तक चलता रहा। मराठा राष्ट्र की उस जीवन शक्ति को सुस्पष्ट कर दिया जो पानीपत की घोर विपत्ति तथा उनके महान पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात भी समाप्त नहीं हुई थी। अब यहाँ पर होगा क्या कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर आप बोलते हो कि प्रश्न को क्रमबद्ध इनकोड करो और क्रमबद्ध लिखो, तो यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में वास्तव में 4 पार्ट हैं। एक तो है आंग्ल मराठा युद्ध, ध्यान देना। दूसरा है ट्रीटी ऑफ सालबाई। तीसरा है पानीपत की घोर विपत्ति। और चौथा है माधवराव की मृत्यु के बाद की स्थिति। क्लियर। अब इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट तो बेसिकली आपके 3 लाइन में ही चले जाएंगे, और चौथे पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, और यही आर्ट आपको डेवलप भी करनी है।
तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कैसे करेंगे। तो देखिए आप क्या करें कि पहली लाइन से ही शुरू कर दें कि पानीपत के 1761 में पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़े गए पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप ये लगा कि वास्तव में मराठों की शक्ति अब पूरी तरह से क्षीण हो गई है, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 75,000 से ज़्यादा मराठे मरे थे। जिसके बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव को सत्ता प्राप्त हुई, लेकिन माधवराव की 10 वर्षों के बाद क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु हो गई। तब ऐसा लगा कि मराठों में अब शून्यता व्याप्त हो गई है। लेकिन इसके बाद नारायण राव ने गद्दी को संभालने का प्रयत्न किया, लेकिन नारायण राव की भी 2 से 3 वर्षों बाद मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उनके अल्पवयस्क पुत्र, अब आप यहाँ पे बताओगे किसको, माधवराव नारायण, जो कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में, ये कहानी ऐसी ही बतानी है आपको पूरी, माधवराव नारायण के नेतृत्व में सत्ता में आते हैं। सॉरी, माधवराव नारायण नाना फडणवीस के नेतृत्व में सत्ता में आते हैं, किंतु रघुनाथ राव के विरोध फलस्वरूप उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंतर्गत अंततः उन्हें पेशवा के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। अब आपने ये जब बता दिया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि के तहत उन्हें पेशवा के रूप में मान लिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको सालबाई की संधि को बताना है, या आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की सैन्य कुशलता को बताना है। जब आप इतनी सारी बातें बता रहे होंगे तो आपका इतना पैरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। फिर आप क्या करेंगे कि सालबाई के संधि के तहत मराठों की महानता, अर्थात मराठों ने अंग्रेजी कंपनी को किस तरीके से मजबूर कर दिया संधि के लिए, समझ रहे, ये बात बता रहे हैं कि उनकी संजीवनी शक्ति नहीं सूखी है। समझ गए। तो आप ये बता देंगे कि हाँ किस तरीके से काफ़ी महानता से लड़े थे मराठा सरदार, और फिर आप इसी में विश्लेषण करेंगे कि किंतु गहराई से देखें तो उस समय कंपनी अपने सबसे बुरे वक्त या सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, अर्थात कंपनी को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय सहमति का अभाव था, मतलब राष्ट्रीय सरकार का सहयोग नहीं था। किंतु फिर भी देखें कि कंपनी अपनी इस कमज़ोर परिस्थिति को देखते हुए भी मराठों से लड़ी, अर्थात कंपनी के अंदर महत्वाकांक्षा थी कि वो मराठों को पराजित कर सकती, किंतु मराठों के कुशल नेतृत्व ने उनको संधि के लिए विवश कर दिया, जो कि ये बात स्पष्ट कर देता है कि वास्तव में मराठों की अभी संजीवनी शक्ति सूखी नहीं थी। ये बात अलग है कि अगर कंपनी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करती तो शायद इस संजीवनी शक्ति का उदाहरण या शायद इस संजीवनी शक्ति का पर्याय कुछ और होता। क्लियर। ऐसे आपको इसमें दोनों पक्षों को गुंथित करके लिख देना है। इसमें आपको किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना है, और जब आप गुंथित करते हो ना तो आपका उत्तर गहन हो जाता है और उसकी लेखन शैली काफ़ी व्यापक हो जाती है। हो सकता है आप लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो मेरे हिसाब से इसकी वर्ड लिमिट 300 या 200 से क्रॉस हो जाएगी, तो हो जाने देना, वो बाद में आप सॉर्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम आपको लिखना है, धीरे धीरे फिर आपकी लेखनी में वो आएगा सुधार। दूसरी बात ये है, अगली बात मतलब कि आप लोगों में से कई लोग ये सोचते हो कि जब हम यहाँ पे ये इनकोड वर्ड लिख देते हैं तो आपको ये लगता है कि हमें ऐसे ही क्रमबद्ध लिखना है, तो ऐसे नहीं लिखना होता है। हम तो बस इनकोड का मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि इसमें वर्ड कौन कौन से हैं जिन पे हमें अपनी कहानी गढ़नी है। जैसे हमने यहाँ पे पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की, उसके परिणाम संजीवनी शक्ति सूखी ने उसकी बात की, माधवराव के बाद नारायण राव के पुत्र माधवराव नारायण नाना फडणवीस का नेतृत्व, इनकी बात की, और फिर इनका विश्लेषण किया और फिर निष्कर्ष दिया। क्लियर। तो आपको ये समझना पड़ेगा। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर में हमने काफ़ी कुछ लिख कर दे दिया है आपको, तो आप चाहें तो इन्हीं को ही लिख कर काफ़ी अच्छे से अपने शब्दों के साथ पिरो लें। इसको कॉपीराइट नहीं कहेंगे, आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कॉपीराइट होगा। तो देखिए हमने जैसे बताया ना कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 के बाद भी मराठा पतनशील नहीं हुए थे, जिसका प्रमाण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की सालवाई के संधि के तहत हुआ। अब उसके जो प्रोविजंस थे उस बेस पे आप बता सकते हो। क्लियर। तो आप समझ गए कि आपको कैसे ये लिखना है। अर्थात बालाजी बाजीराव के बाद कैसे नेतृत्व उभरा। हाँ, ये चीज़ें आप बता सकते हो कि माधवराव कब आया, जब बालाजी बाजीराव मर गया था। क्लियर। तो आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर चाहें
तो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, हमने आपको इसमें बता दिया है। क्लियर? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी व्यापक स्तर में समझ में आ गया होगा, साथ ही इसके कोडिंग वर्ड भी आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये सिडनी ओवेन का स्टेटमेंट है। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि ये सिडनी ओवेन का स्टेटमेंट है कि अल्फ्रेड लॉयल का स्टेटमेंट है या निकनीस का स्टेटमेंट है। ये कुछ नहीं याद रखना है आपको, बस आपको ये याद रखना है कि वास्तव में इस प्रश्न को करते वक्त हमें किन किन कोडेड वर्ड को याद रखना है। क्लियर? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि बसीन की संधि ने अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संक्रियाओं से कंपनी को भारत का साम्राज्य दिलाया, टिप्पणी कीजिए। देखो, हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है हिंदी की गहन जटिल शब्दावलियाँ। जैसे आप में से कई सारे लोगों को संक्रियाओं का मतलब नहीं पता चल पा रहा होगा, तो आप इसको इंग्लिश में जाकर चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा प्रोविजंस की बात कर रहा है कि बसीन की संधि ने अपनी प्रत्यक्ष व और अप्रत्यक्ष मांगों या प्रोविजंस के माध्यम से कंपनी को भारत का साम्राज्य दिला दिया। तो आखिरकार पहले तो आपको ये पता हो कि ट्रीटी ऑफ बसीन किससे संबंधित है। कई बार क्या होता है कि जब मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री का जब पेपर एक साथ ही आता है तो एस्पायरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रीटी ऑफ बसीन किसके साथ हुई थी। क्या मैसूर के साथ हुई थी, क्या मराठों के साथ में हुई थी, या पंजाब के साथ में हुई थी। तो आपको ये ट्रीटीज़ काफ़ी याद रखनी है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन, ट्रीटी ऑफ देवगांव। क्लियर? और ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ कौन सी, पुरंदर। क्लियर? ये और ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ये सभी ट्रीटियां मराठों से संबंधित हैं। क्लियर? मैसूर से संबंध कौन सी हैं? मैसूर से मद्रास की ट्रीटी, मैंगलोर की ट्रीटी, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, ये 3 ट्रीटियां संबंधित हैं। सिखों से पंजाब से क्या कौन सी ट्रीटी शामिल है? अमृतसर की और लाहौर की फर्स्ट और लाहौर की सेकेंड और भैरववाल की। क्लियर? ये सारी की सारी सिखों से संबंधित या पंजाब से संबंधित हैं। समझ गए? तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट रखना है। बाकी अवध के नवाब से या बक्सर की लड़ाई से इलाहाबाद की फर्स्ट, इलाहाबाद की सेकेंड, तो इतनी सारी ट्रिटियाँ आपको बस याद रखनी है मॉडर्न इंडिया में, खासतौर पर यहाँ तक। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि बसीन की ट्रीटी किससे संबंधित है, यानी कि बसीन की संधि मराठों से संबद्ध है। तो अब आप समझ गए कि हमें 1775 से लेकर 1818 तक की किसी न किसी कहानी से ये ली गई है। तो आप ये जानते हो कि जब होलकर के भाई की मृत्यु कर दी या हत्या करवा दी, उस समय के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, जो कि रघुनाथ राव का बड़ा बेटा था, उसका दूसरा बेटा कौन सा था? अमृत राव। और अमृत राव का बेटा कौन सा था बताइए? विनायक राव, जिसे होलकर के भाई ने सत्ता में आसीन कर दिया था। और जब सत्ता में इसे आसीन कर दिया तो डर के मारे बाजीराव द्वितीय भाग गया किसके पास? कंपनी के पास। और वहाँ पर बसीन नामक स्थान में वेलेजली से ट्रीटी ऑफ बसीन की। क्लियर? और इस ट्रीटी ऑफ बसीन के अंतर्गत हुआ क्या कि अब मराठे कंपनी के अधीन आ गए, अर्थात कंपनी के संरक्षण में आ गए, उनकी सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया। कई सारे क्षेत्र दे दिए, चाहे वो सूरत की बात हो, कई सारी बातें मान ली कि हम यूरोप, देखो अभी मैं आपको संधि नहीं बता रहा हूँ लेकिन उसके प्रोविज़न मोटे मोटे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। कई बार क्या होता है कि ना हम लोग रट्टा मारते हैं तो चीज़ें नहीं याद होती हैं, इसीलिए हमें रट्टा नहीं मारना, बस थिंक करना है कि हाँ कंपनी को सूरत दे दिया, निज़ाम और गायकवाड़ के मध्यस्थता को एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही उस समय का जो निज़ाम था वहाँ से चौथ प्राप्त करने की प्रभुता अपनी समाप्त कर दी। समझ रहे? साथ ही ये भी कहा कि अब हम अंग्रेज़ों के अलावा किसी भी यूरोपी को अपने अधीन नहीं रखेंगे। क्लियर? और कई सारे क्षेत्र कंपनी को दे दिए। इस तरीके से कंपनी का जो गवर्नर था उस समय वेलेजली, उसने कलकत्ता काउंसिल से ये कहा कि आपको महाराज पता हो या ना पता हो, हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक उचित, न्याय संगत और विवेकपूर्ण संधि के माध्यम से भारत के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है।
समझ रहे हो, ये दो क्वेश्चन एक साथ मर्ज हैं, अर्थात ये वेलेजली का स्टेटमेंट है काफ़ी ब्रॉड में, जो उसने कलकत्ता काउंसिल को उनके प्रश्नों के जवाब में दिए थे। तो सिडनी ओवेन महोदय ने कुछ बातें चुरा ली, कुछ बातें आगे चलकर अल्फ्रेड लॉयल ने चुरा ली और इनसे दो प्रश्न गढ़ दिए। एक प्रश्न आपको आगे अभी मिलेगा कि बसीन की संधि उचित, न्याय संगत और विवेकपूर्ण थी। उसी तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संक्रियाओं से भारत का साम्राज्य दिला दिया। अब आखिरकार ऐसा कहा क्यों? देखिए, कोई व्यक्ति इतिहास में जब अपनी बात कहता है तो वो सत्य कहे या असत्य कहे या अतिशयोक्तिपूर्ण कहे, वो तर्क जरूर देगा और कोई ना कोई तथ्य जरूर देगा। ये बात अलग है वो तथ्य मनगढ़ंत हो सकता है या उस तथ्य में अतिरंजना हो सकती है। तो सिडनी ओवेन इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो, भारत का साम्राज्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पेशवा इनके अधीन आ गया। और पेशवा उस समय न केवल सभी मराठों का मुख्य सरदार था, बल्कि मुगल बादशाह का क्या था, वजीर ए आप कह सकते हो, मुल्तलक, कई सारे उसके नाम आते हैं। आप यहाँ पे एक वर्ड ये देख सकते हो, वजीर ए मुमलक, ऐसे कुछ वर्ड आता है इनको लेके। हाँ, वकील उल मुतलक, क्लियर। तो वो उस समय उनका वकील उल मुतलक था। वकील उल मुतलक का मतलब कि मुगल जो सम्राट है उसकी रक्षा का दारोमदार मराठों के पास है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा आपने क्यों कहा, तो आपको याद होगा कि जब बालाजी विश्वनाथ थे साहू के पास, तो उस समय हमने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि हुसैन बंधु या कहें कि सैयद बंधु, जिसमें हुसैन अली थे, वो आकर संधि करते हैं किससे, बालाजी विश्वनाथ या कहें साहू से, और जिसमें संरक्षण की डिमांड करते हैं। तो वो संधि अभी तक चली आ रही थी, क्लियर, क्योंकि सैयद बंधुओं ने ही आगे चलकर लगभग 5 से 6 राजवंशों को या 5 से 6 राजाओं को मुगल सत्ता की गद्दी के असीम किया था, क्लियर। तो वो ट्रीटी चली आ रही थी, इसीलिए रिचर्ड टेम्पल ने उस समय के इनके अधिकारों को, पत्र को मैग्ना कार्टा कहा था। आपने वहाँ पे वो कहानी पढ़ी थी, हम वहाँ पे यहाँ पे उस कहानी का उल्लेख नहीं करेंगे, क्लियर। और साथ ही हम साहू को इसलिए यहाँ पे नहीं ला रहे क्योंकि साहू को हम पढ़ेंगे मेडवल इंडिया में, वहाँ पे हम एक एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, शिवाजी की, शिवाजी द्वितीय की, राजा राम की, क्लियर, उनकी सबकी पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें नहीं करना है। तो हुआ क्या कि ये कहा गया कि मुगल सत्ता का वो वकील उल मुतलक था, क्लियर, और साथ ही वो मराठों का प्रमुख था। तो इसलिए अगर इसने साइन कर दिया, एक तरीके से आप ऐसे समझो कि जैसे आप अपने परिवार में 6 लोग हो, 6 के 6 यूनिट हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा और आपके 2 भाई बहन, और मतलब 2 बहनें 2 भाई, क्लियर, तो 6 लोग हो। सपोज़ करो आपके पिताजी ने आपके घर को किसी और के नाम कर दिया है, मोहल्ले में किसी को बेच दिया है, क्लियर। तो अब मोहल्ले वाला क्या कहेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये घर तो अब मुझे मिल गया है, इनके बच्चे मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपके पिता को जानबूझकर फंसा दिया हो, जानबूझकर प्रेशराइज किया हो, या हो सकता है कि आपके पिता को बिना होशो हवास में, अर्थात किसी नशे में संलिप्त करके उनसे उन कागज़ों पर दस्तखत करा लिए हों। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है। अब आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि नशे में कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ करा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें अब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती हैं और वहाँ पे कई बार पूछा जाता है। और इसके अलावा क्या है कि अब बच्चों को ये राइट है, 2005 में एक्ट आया जिसके माध्यम से अब बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलने लगा है। अर्थात अगर आपके 4 बेटे हैं किसी पिता के, तो 4 बेटों और बेटियों में, मतलब 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो उनको ही संपत्ति मिलेगी और उनकी परमिशन से ही वो संपत्ति बेची जाएगी, क्लियर। तो आप यहाँ समझ सकते हो। तो अगर इन्होंने मान लो एक लिख दिया, ठीक है, और आपके पिता को नहीं पता है, या आपके पिता ने सच में जानबूझकर लिख दिया, तो क्या आप चुप बैठेंगे? आप क्या करेंगे? उस मोहल्ले वाले के पास जाकर उसको अच्छे से समझाएंगे, मतलब साम से, दाम से, दंड से, भेद से।
तो कहने का क्या मतलब है, क्या सच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप उनके अधीन चले गए थे, मतलब आपका पूरा परिवार चला गया था? तो नहीं गया था। आप उनका विरोध करने जाओगे तो वही हुआ। होलकरों ने भी किया, भोसले ने भी किया, सिंधिया ने भी किया, बट गायकवाड़ कंपनी के अधीन बने रहे। क्लियर? तो इन तीनों ने जब विद्रोह किया तब ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में अभी तो प्रोविजंस भले उसके ठीक हों, लेकिन अभी उनकी न्यायोचितता या उनकी न्याय संगतता होनी बाकी थी, जो कि बाद के कई सारी संधियों, चाहे वो देवगांव की संधि हो, चाहे सुरजी अर्जन की संधि हो, चाहे राजपुर घाट की संधि हो। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा क्या हम ये संधियाँ ना लिखें तो काम चल जाएगा? जीएस में भाई साहब काम चल जाएगा, बट हिस्ट्री ऑप्शन में आपसे वो इस चीज़ की उम्मीद नहीं करते कि आपको ये 4 से 5 संधियाँ ना याद हों। इसलिए आपको ये संधियाँ याद होना अनिवार्य है। क्लियर? और इनका उल्लेख करना भी अनिवार्य है। और आप जब ये बता देंगे तो आप फिर निष्कर्ष बताएंगे, सॉरी विश्लेषण करके बताएंगे कि वास्तव में अभी तो बसीन की संधि के अंतर्गत कुछ ही क्षेत्रों की प्राप्ति हुई थी। अभी तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होना बाकी था, अभी पंजाब की रियासत अधीन आनी बाकी थी, अभी तो सिंध का प्रांत जीता जाना बाकी था, या यह कहें कि अभी तो डलहौजी के काल में जो 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कैप्चर किया गया, अभी वो तो अधूरा था। अतः हम ये कह दें कि भारत के साम्राज्य को जीत लिया गया बसीन की संधि के द्वारा, ये अतिशयोक्ति है। हाँ, ये बात हम ठीक कह सकते हैं कि बसीन की संधि ने भारत विजय के या भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए एक अवरोध को समाप्त कर दिया, जो कि उनका प्रबल विरोध कर सकता था, अर्थात मराठों को पूरी तरह से क्षीण बना दिया। क्लियर? तो इससे आपका उत्तर काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। समझ गए? अब आप फ्रेम देख लो। देखो, ये जो इनकोड है, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, इनकोड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रश्न को तोड़ कर रख देना। बाकी आपको अपने ढंग से कहानियों को अरेंज करना है। हम यहाँ पे ना तो आपको अरेंज करके पूरी तरह से देते हैं, ना ही हम आपको सारे टॉपिक क्लियर करके बताते हैं, बट कोशिश ये करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे दें। तो इसलिए इन क्रम को आप अपने हिसाब से लगाएं, भाषा शैली के अनुरूप कहें, ताकि पढ़ने में वो पटनी लगे, समझने में समझदारी पूर्ण लगे। क्लियर? तो आप ये क्लेम मत करना कभी भी कि आपने जो फ्रेम दिया था, आपने जो पॉइंट बताए थे, हमने वही लिख दिए। हम अपने फ्रेम को जब आपको दे देते हैं तो आप यकीन मानिए हम ये सोच लेते हैं कि वो फ्रेम बेकार था, और हम उसके बाद फिर से बेस्ट फ्रेम बनाते हैं, और जब उसको भी बेस्ट बना लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि वो फ्रेम जो अब हमने दिया वो बेकार है। अर्थात हम जब आपको 50 बार 50 लोगों के आंसर चेक करते हैं तो हम 50 टाइप से उस प्रश्न को गढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो 50 बार आपको नए डायमेंशन, नए पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये मत कहना कि वो क्या 49 जो आपने पढ़ाए वो गलत थे, वो नहीं गलत थे। गलत कोई भी नहीं है, आप कुछ भी लिखेंगे, बट हमारा उद्देश्य है कि आपको किसी भी एक प्रश्न को लिखने के लगभग 50 फार्मूले पता हों, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं, अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो उन 50 में से कोई एक फार्मूला आपके माइंड में क्लिक कर जाए। ऐसा ना हो कि आपने कोई एक पुस्तक पढ़ी, एक लेखन शैली देखी और उसी आधार पे आपने लिख दिया, जो कि कॉमन लिखते हैं। तो हम 50 तरीके बताते हैं, तो आप 50 तरीके से लिखने का प्रयास करें। आपने देखा बसीन की संधि 1802 में हुई थी, किसके साथ हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और कंपनी के मध्य में, जिसमें कई सारे प्रोविज़न थे कि अंग्रेजी संरक्षण हम एक्सेप्ट करेंगे, भारतीय तथा बदाती सेना। आप ये देख सकते हो सारे प्रोविज़न, आपको पता भी है। क्लियर? कितने क्षेत्र उसने दिए, कितना क्या कुछ दिया। हालांकि ये 8 प्रोविज़न आपको नहीं लिखने हैं, कुछ प्रोविज़न लिखने हैं, 3 से 4 प्रोविज़न जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख देना। अब क्यों कहा? क्योंकि पेशवा मराठों का अध्यक्ष तथा मुगल सम्राट। अब यहाँ पे क्या होगा, कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि क्या हम बसीन के संधि लिखें फिर प्रोविज़न लिखें फिर ये बताएं, तो नहीं। आप बसीन की संधि को W5H1 के तहत थोड़ा सा बताओ और फिर ये बताओ कि क्यों कहा। अर्थात क्योंकि पेशवा जो था वो मराठों का अध्यक्ष होता था और मुगल सम्राट का वकील उल मुतलक होता था। क्लियर? और उसकी अधीनता से अधीनस्थ नेताओं की वास्तविक स्थिति में कमी आनी थी। किंतु गहराई से देखें तो ये बात अलग है कि बसीन के संधि के अंतर्गत कंपनी को कई रियायतें प्राप्त हुई, जो कि निम्नवत हैं। अब आप बताओ प्रावधान, और फिर आप बताओ कि उपरोक्त रियायतों की अभी पुष्ट होनी बाकी थी, क्योंकि अभी होलकर, सिंधिया और बताइए कौन से थे,
होलकर, सिंधिया और आपका एक और था नाम, मैं भूल गया। देखो, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले। हाँ, गायकवाड़ तो नहीं थे, ये तीन थे, होलकर, भोसले और सिंधिया। इन तीनों से भी युद्ध होना बाकी था, जिनके द्वारा अलग अलग संधियाँ बाद में की गई और इस तरीके से लगभग मराठों के समस्त क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया गया। समझ गए? ऐसे आप बताओगे और फिर बताओगे किंतु स्मरणीय हो क्या। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि हमने जो क्रम लिख दिया वही सही है, आप उसको क्रम बनाइए। हम सब कुछ आपको नहीं देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके अंदर डेवलपमेंट आए। और देखो, मैंने यहाँ डलहौजी की भी बात लिख दी है, हालांकि इस प्रश्न को मैंने लिख ही दिया है। आज मैंने कुछ अच्छे काम कर दिए आप लोगों के लिए, कई सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हो कितने कम से कम शब्दों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों के दौरान अंग्रेजों ने किस प्रकार महाराष्ट्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया। मराठा चुनौती अंततः विफल क्यों हुई। वास्तव में इस प्रश्न में 2 टॉपिक हैं, सॉरी 2 पार्ट हैं। 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशक, कई सारे एस्पायरेंट जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इन शब्दों से रूबरू नहीं हो पाते कि 19वीं शताब्दी का क्या मतलब। देखो, जब भी जो लाइन यहाँ पे दी हो 19वीं शताब्दी, तो आप ये मान कर चलना उससे 1 माइनस में है, अर्थात 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1801 से लेकर 1899, यानी कि 99। क्लियर? जैसे इस समय हम लोग बात करते हैं ना 21वीं सदी, मतलब 2001 से लेके 2099 तक। अब आप समझ गए? चलिए, इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी बात कि आपसे कहा कि प्रथम 2 दशक, तो पहला दशक कौन हुआ? 1801 से लेकर 1810, ये हो गया पहला दशक। दूसरा दशक क्या हुआ? 1811 से लेकर 1820, यानी कि आपसे कह रहा प्रथम 2 दशक, तो मतलब 1801 से लेकर 1820 के मध्य की कहानी। किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए, अर्थात मराठों के लिए। तो अब आप ध्यान करो, अगर आपने कहानी पढ़ी हमारे प्रीवियस पार्ट में तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लिक कर जाएगी कि मास्टर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 1802 में तो बसीन की संधि हुई थी, अर्थात द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1817 से 1818 के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में मराठों के साथ तृतीय युद्ध हुआ था, यानी कि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के मध्य की कहानी है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजय के बाद ये प्रश्न उठा कि वास्तव में मराठा विफल क्यों हो गए, तो उसकी भी बात है। कहने का मतलब कि ये 2 युद्धों के साथ में उनके परिणामों का अंततः मूल प्रश्न है। अब आपको इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो अब आपके माइंड में अपने आप क्लिक करने लगा कि आखिरकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे के कारण क्या थे, आखिरकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे के क्या कारण थे, और आखिरकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो या फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो, इन सब में फेल होने के कॉमन फीचर क्या थे। और कॉमन फीचर का मतलब कि मराठों की असफलता के क्या कारण थे या कंपनी की सफलता के क्या कारण थे। अब आप अपनी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि हमने आपको जब कराया था कि मराठों की विफलता के 8 कारण हैं, उन 8 कारण में हमने एक डायग्राम भी बनाया था कि साहब ये 5 कारण तो मराठों से संबंधित हैं और 3 कारण तो कंपनी से संबंधित हैं। इसको देखो हुकिंग टैग सिस्टम बोलते हैं। आप लोगों को मैंने वहाँ पे भी बताया था कि आप ऐसे याद करना कि 5 मराठों से हैं और 3 किससे हैं? अंग्रेजों से। क्लियर? अब आप जब ये सब करेंगे कि आप पहले बता देंगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि कई सारे एस्पायरेंट क्या करेंगे ना, डिटेल कर देंगे। डिटेल नहीं करना है आपको, यहाँ पे काफ़ी मतलब अंतर्ग्रंथित होकर उत्तर को लिखना है। कैसे लिखना है आपको? आप ऐसे बता सकते हो कि बसीन की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती, या आप ऐसे लिख सकते हो कि बाजीराव द्वितीय व कंपनी के मध्य बसीन की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें कई सारे कंपनी को प्रोविजन प्राप्त हो जाते हैं, जिसका प्रतिरोध करने के लिए होलकर, भोसले और सिंधिया अलग अलग युद्ध करते हैं और अलग अलग संधियों के माध्यम से कंपनी के अधीन आ जाते हैं। अब जब संधियाँ आपने बोला ना, तो ब्रैकेट में डाल दो देवगांव, सुरजी, अर्जन और
राजपुर घाट संधियों के माध्यम से कंपनी के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, किंतु इन संधियों के बावजूद भी 1802 के बाद से 1818 तक में मराठा अपनी आंतरिक कलह का शिकार रहते हैं, अर्थात वो अगले युद्ध के पड़ाव की तैयारी नहीं करते। किंतु वहीं दूसरी ओर लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर बनकर आने के बाद उसने सोचा कि अब हमें मराठों की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करना है। इस दिशा में उसने सबसे पहले पिंडारियों पर हमला किया, क्योंकि पिंडारी उस समय मराठों सेना के प्रमुख होते थे। अतः पिंडारियों के प्रति समर्थन प्राप्त करने या पिंडारियों की ओर से प्रतिशोध लेने के लिए उस समय के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कंपनी के खिलाफ युद्ध किया। फिर भी यहाँ पर भी इनके मध्य संयुक्त मोर्चा के अभाव ने इनको अलग अलग रूप से पराजित कर दिया। अर्थात इस तरीके से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजय के बाद बाजीराव द्वितीय के साथ संधि की गई और उस संधि के तहत इन्हें पूना से निर्वासित करके कानपुर के बिठूर के पास में स्थानांतरित किया गया और वहां इन्हें 10 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के अंतर्गत कंपनी के अधीन कर दिया गया। और इस तरीके से पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य में या मराठा राज्य में कंपनी का अधीन हो गया, जो कि कंपनी के संरक्षण में आ गया। अर्थात जब हम इतनी सारी घटनाओं को देखते हैं तो पता चलता है कि मराठों की विफलता के कई कारण थे। अब आप कारण बता दो। अब यहाँ पे देखो, दिमाग ये लगाना कि आप जब भी कारण बताओ तो 5 कारण आप बताओ पॉइंट में, क्लियर। और 3 कारण जो कंपनी के हैं तब आप बता दो कि उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सत्ता की गुप्तचर व्यवस्था, उनकी आधुनिक सैनिक प्रणाली और उनका अंदर जो राष्ट्र निर्माण की प्रणाली थी, जो चेतना थी, उसने मराठों पर अपनी प्रभुता को स्थापित करने में सहायक की भूमिका निर्वहन की। मैंने एक वर्ड बोला है, सहायक की भूमिका। क्यों बोला आप सोचो, क्योंकि हम लास्ट वाली लाइन कंपनी के लिए लिख रहे हैं और ऊपर की 5 लाइनें हमने मराठों के लिए लिखी। तो मराठा और कंपनी ने दोनों ने मिलकर वास्तव में कंपनी को जिताया। आप कहोगे ये क्या मतलब आपने बोल दिया कि मराठों ने और कंपनी ने मिलकर कंपनी को जिता दिया। तो भाई मराठों की कमियां और कंपनी की अच्छाइयां, इन दोनों ने मिलकर ही तो कंपनी को विजित करा दिया। कि उन्होंने मेहनत की नहीं, इन्होंने पुरुषार्थ ज़्यादा कर लिया, तो ये दोनों मिल गए तो यही वाले जीत गए। समझ गए आप? काफ़ी गहन लाइन है, जल्दी पल्दी समझ में नहीं आता है किसी को। तो आप इस तरीके से समझ गए कि आपको इस प्रश्न में कैसे उत्तर लिखना है। अब आप ये भी समझ गए कि इसमें हमें गहराई में नहीं जाना है, गहनता में नहीं जाना है। अब इसके कई और तरीके हो जाएंगे लिखने के, जो जब आप लिख कर हमें भेजेंगे तो हम आपको और भी वहाँ पे तरीके बताएंगे। सालबाई की संधि से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बसीन के 2 प्रोविज़न बताकर स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं देखो चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जब खाना बनाते हो, ठीक है, या आप लोग जैसे सलाद काटते हो, तो सलाद जब आप लोग बनाओगे तो कभी क्या होगा, कभी खीरे में डिज़ाइन कर दोगे, कभी उसको सिंपल काट दोगे, कभी उसको 60 डिग्री के एंगल पे काटोगे, है ना। तो जितनी डिज़ाइन आप बना सकते हो, जितनी आप अंदर की कलात्मकता दर्शा सकते हो, उतनी दर्शाइए, क्योंकि आपका उत्तर उन्हीं कलात्मकताओं की डिमांड करता है। और अगर आपने वो कलात्मकता अभिव्यक्त कर दी और उस पर आपने कमांड बना ली, तो आप यकीन मानिए आप इस टॉपिक को लेकर, इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर इतने बड़े कलाकार बन जाएंगे कि आपकी जो कृतियाँ बनेंगी, आपकी जो कलाकारी होगी, उससे इतने क्रमांक आपको वो दे देगा कि आप यूपीएससी के टॉप 5 या टॉप 2 की लिस्ट में आ जाओगे। क्लियर? तो आपको ऐसे करना है। तो आप इस प्रश्न का पूरा उत्तर समझ गए, कोड भी कर दिया मैंने। देखो आजकल मैं थोड़ा कुछ उल्टा कर रहा हूँ। आजकल मैं आपको न केवल फ्रेम देता हूँ बल्कि पूरा उत्तर ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे एस्पायरेंट्स की कंप्लेन आई थी, तो हमने उसी हिसाब से इस चीज़ को डील किया। अब देखो मैंने 8 पॉइंट आपके बता दिए यहाँ पे। क्लियर? और ये आपका एक तरीके से एक चीज़ मैं बता दूँ, आप जो क्वेश्चन आंसर लिखते हो ना, और जो हम आपको फ्रेम भेजते हैं, ये सिनॉप्सिस है एक तरीके का आपका हर एक टॉपिक का। तो आप इनको हल्के में मत लेना, ये आपके लिए काफ़ी योगदान दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, ट्रीटी ऑफ सालबाई को, मतलब पढ़ा नहीं है, प्रश्न के रूप में, टॉपिक के रूप में पढ़ लिया है। अंग्रेजों ने पहला मराठा युद्ध उस समय लड़ा जब उनकी दशा सबसे खराब थी, टिप्पणी कीजिए। अब आप एक बात बताइए, आपने पहला प्रश्न ही पढ़ा था क्या, मराठों की तारीफ वाला,
दूसरा प्रश्न आपने कुछ और पढ़ा, तीसरा कुछ और पढ़ा, अब आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है, अंग्रेजों की तारीफ वाला। मतलब क्या है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वास्तव में उसमें कई पक्ष हैं। एक पक्ष है जो मराठों को श्रेष्ठकर मानता है, तो दूसरा पक्ष कंपनी को श्रेष्ठकर मानता है। जब आपने मराठों के श्रेष्ठकर वाली बात लिखी थी, तो वहाँ पे आपने कंपनी को विश्लेषण में उपयोग किया था। ध्यान देना, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपने किसको काउंटर के रूप में लिया था, कंपनी को। तो अब आप बताइए कि जब आप कंपनी की तारीफ करेंगे तो किसको काउंटर में लेंगे, मराठों को लेंगे। तो इससे आपके उत्तर में विश्लेषण की प्रवृत्ति काफ़ी प्रमुखता से नजर आएगी। समझ रहे, तो अब आप समझ गए पूरी तरीके से। खैर, आप जब समझे हैं तो अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें और आनी चाहिए। पहली चीज़ आनी चाहिए कि पहला मराठा युद्ध कब हुआ। तो आप बता सकते हो कि भाई साहब कितनी बार पूछोगे कि पहला मराठा युद्ध 1775 से 1784 के मध्य हुआ, जिसमें 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई हुई। अब मत पूछना। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं पूछेंगे। दूसरी चीज़ आपने कहा कि उस समय लड़ा जब उनकी दशा सबसे खराब थी, अर्थात कंपनी की स्थिति खराब क्यों थी, क्योंकि कंपनी कई मोर्चों पर लड़ रही थी, कंपनी की अपनी आंतरिक समस्याएं थीं। अब आप लोगों के मन में एक और चीज़ आई होगी, क्या कि मास्टर आपने ये बात पढ़ाई तो नहीं है, बट आपने समझा वहाँ ज़रूर दिया था कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी में रिफॉर्म के लिए एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग या रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बट उस रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारे प्रोविजंस में कमियां थी, जिनके रिफॉर्म के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब ध्यान करो कि सालवाई की ट्रीटी कब हुई, 1782 में। अर्थात रिफॉर्म के लिए वो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, अर्थात कंपनी आंतरिक समस्याओं से गुजर रही थी। अब यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताना है कि आंतरिक समस्याएं कौन सी थी। हालांकि आप जानते हो कि कई सारे अधिकारी कंपनी के बोर्ड के मेंबर वो अपना निजी व्यापार करने लगे थे, खुद को पैसे में इतना संलिप्त कर लिए थे, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति अपना रहे थे, जिससे कंपनी का वित्तीय लॉस हो रहा था। क्लियर। साथ ही ये टाइम वो पीरियड था 1775 से, आप जानते हो वर्ल्ड हिस्ट्री में 1776 की घटना या 1776 का ईयर काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इस दिन फ्रीडम की बात की गई थी, किसके द्वारा, अमेरिकन्स के द्वारा। और अमेरिकन्स ने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, अर्थात फिलाडेल्फिया कांग्रेस आयोजित हुई थी। अब ये क्या है हम वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन पहला क्या था, दूसरा क्या था, ये सब 1 अप्रैल से हम शुरू करेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और इनके हाथ से ये उपनिवेश जा चुका था। और आगे चलकर 1776 के बाद कई वर्षों के बाद 1782 के आसपास से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होने वाली होती है, जो कि 1789 में अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच पाती है। तो उस कालक्रम को भी हमें ध्यान रखना है, ताकि हम ये समझ सकें कि वास्तव में ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस जिग जैग पैटर्न वाले फ्लैग का समर्थन मिल पाया था कि नहीं मिल पाया था। तो नहीं मिल पाया था, और नहीं मिल पाया तब भी कंपनी युद्ध की। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बात, ये तो हो गया, ठीक है भाई, हमने आपकी बात मान ली। आपने कहा कि कंपनी उस समय सबसे खराब दौर से गुजर रही थी, इसलिए वो पराजित हो गई। ठीक है भाई, बट कंपनी ने युद्ध किया था तो सोचकर ही किया होगा ना कि हम जीतेंगे, कैलकुलेशन करके ही किया होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप में से कई सारे लोगों ने अपने अटेम्प्ट इसलिए भी ख़राब किए होंगे कई सारे, कि ये सोचकर आप गए कि आपने 4 चौपतियाँ पढ़ ली, 3 टेस्ट सीरीज आपने लगा ली, तो आपने सोचा कि आप यूपीएससी को समझ गए और आप प्रीलिम क्रैक कर सकते हैं, बट आप वहाँ पराजित हो गए। तो आप ये तो दोष नहीं लगा सकते हो ना वापस आके कि भाई साहब मैंने तैयारी नहीं की थी इसलिए मैं फेल हो गया, इसलिए मैं फेल हो गई। आपके अंदर महत्वाकांक्षा तो थी ना कि आप जीत सकते हो, इसीलिए तो फॉर्म भरा था, इसीलिए तो एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट करने गए थे। इस उम्मीद से तो नहीं गए होगे कि हम हार जाएंगे, इस उम्मीद से गए थे कि हम जीतेंगे। तो जब आप इस उम्मीद से गए थे जीतेंगे, तो यानी कि आपकी कैलकुलेशन पूरी क्लियर थी कि मॉक में जब हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो यूपीएससी में भी इतने मार्क्स आएंगे। और सपोज करो कि उस समय आपने अगर फिर भी 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लिए,
तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ हम मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर पाए? नहीं, क्योंकि उस समय क्वेश्चन पेपर काफ़ी सरल आया था। जैसे आप लोग जब 2009 का बैक ईयर सॉल्व करते होंगे तो आपके 60 प्लस से ऊपर नंबर जाते होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपको यूपीएससी का 2009 का पेपर अगर आप उस समय देते तो क्लियर कर लेते, क्योंकि अब आप उसे कर रहे हो। 2009 के लेवल की तैयारी, उस समय के रिसोर्सेज उतने फास्ट मोड में नहीं थे, समझ गए? तो ऐसे आप इसको थिंक करो। तो अब आप समझ गए कि नहीं भाई, दोनों अपने अपने समय में कमज़ोर में थे। मराठे कमज़ोर तो थे लेकिन अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़े, इसलिए पराजित नहीं हुए। अंग्रेज कमज़ोर थे लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षा से लड़े, इसलिए पराजित नहीं हुए और संधि करनी पड़ी। और साथ ही अंग्रेज कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। अब आप बताओ कि इसी समय मैसूर की लड़ाई हो रही थी, आपने पढ़ा था मैसूर की लड़ाई को लेकर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो गया तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। जिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था बताइए? उसमें मैंगलोर की संधि हुई थी और मैंगलोर की संधि 1782 में हुई थी, जिसको लेकर आगे 10 वर्षों का एक विराम मिला, जो कि फिर कॉर्नवालिस के नेतृत्व में जीता गया। तो आप ये भी देख सकते हो कि उसमें मैसूर से भी वो युद्ध कर रहे थे। तो इन सारी परिस्थितियों ने कह दिया कि हाँ उनकी दशा खराब थी। लेकिन अब आप काउंटर करोगे कि भाई साहब, अगर पानीपत के थर्ड बैटल में अगर उनके जो योग्य नेतृत्व थे अगर वो पराजित ना हुए होते, क्लियर, साथ ही उनकी आंतरिक स्थिति सही होती, उनका संयुक्त मोर्चा सही होता, तो शायद जो संजीवनी शक्ति की आप बात कर रहे हो ना, वो इतनी सर्वशक्तिशाली हो जाती कि कंपनी की नाव को उसी समय हिंद महासागर में डुबो देती। ये बात अलग है कि उस समय मराठे भी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मराठे अभी अभी पानीपत की उस बैटल से अपने आप को उबार पाए थे। उनके पास उतना योग्य नेतृत्व करता नहीं था। अगर बाजीराव द्वितीय जैसा कोई योग्य नेतृत्व करता होता तो शायद इसके परिणाम सालबाई की टीटी के कुछ और होते। समझ गए? ऐसा आप बता दो तो एग्जामिनर को लगेगा वाह भाई, आपने पहले वाले प्रश्न में इनको बेस बना के काउंटर कर दिया, आपने अगले प्रश्न में इनको बेस में रखा और मराठों से काउंटर करा दिया, और एक ऐसे निष्कर्ष की ओर पहुंच गए जो दोनों को बैलेंस अप्रोच के साथ ले गया। क्यों? क्योंकि ट्रीटी जो हुई थी वो दोनों के बैलेंस पे हुई थी। और फिर आप यहाँ पे निष्कर्ष में क्या करोगे? कंपनी को बदनाम करोगे, क्योंकि आज हम अपने देश की बात कर रहे हैं, आज हम अपने मराठा अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन को ध्यान में रखते हुए कंपनी को साम्राज्यवादी नीति के तहत गलत ठहरा देंगे। अर्थात कि स्मरणीय हो कि नाना फडणवीस ने पुरंदर की संधि के माध्यम से कंपनी को सालसिट देने की बात की थी और साथ ही 12 लाख रुपए देने की बात की थी, किंतु कंपनी के अंदर की महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति ने या साम्राज्यवादी नीति ने कंपनी को युद्ध के लिए मजबूर किया। अर्थात इस युद्ध में भले ही संधि के माध्यम से समझौता हुआ हो, लेकिन ये संधि वास्तव में कंपनी के लिए अपमानजनक भी थी और गैर लाभकारी भी थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा मास्टर आपने ऐसा निष्कर्ष क्यों दिया? क्योंकि ऐसे निष्कर्ष पे एक क्वेश्चन आया है, आप आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को, तो आप उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ कि इस वर्ष यूपीएससी में मराठा से क्वेश्चन नहीं आया है। हालांकि मराठों पे क्वेश्चन मेडवल इंडिया के पोर्शन पे आया था शिवाजी को लेकर, तो वो तो अलग बात है। बट अब की बार के मेंस में मराठों पे क्वेश्चन 101% आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मराठा में आई थी। और आपको पता होना चाहिए जानकर कि जब गवर्नमेंट आई थी तो उस समय के जो शिवसेना प्रमुख थे उद्धव ठाकरे साहब जी, तो उन्होंने जो कह सकते हो शपथ ली थी उस शिवाजी के सिंहासन के साथ में ली थी। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इस समय सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे बड़ी मूर्ति अश्व के साथ में उनके बॉम्बे में बनाई जा रही है। क्लियर? तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल बन सकता है, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है। आप ये देख सकते हो मैंने फ्रेम बना दिया, नो हेल्प आंतरिक सुधार, वित्त अधिकारी बंगाल मैसूर कई मोर्चे। क्लियर? मराठे उतने मजबूत नहीं, पानीपत फिर भी कमज़ोर होने पर कंपनी युद्ध, अर्थात महत्वाकांक्षा तो थी, कैलकुलेशन भी रही होगी, वरना संधि को अवॉइड कर युद्ध न छेड़ते। समझ के मतलब संधि वो कर रहा था तो आपने क्यों नहीं किया? मतलब आपको अंदर ये लालच था कि संधि से हमें 5 रुपये मिलेंगे और बिना संधि के हम 500 पा लेंगे। तो 500 भी नहीं मिले और वही 5 मिले, और जो 7 वर्षों का 9 वर्षों का आपका टाइम पीरियड गया
उसमें आपने 5,000 अपने गवा दिए, क्लियर। और आपने ऐसे निष्कर्ष लिख दिया, कंपनी कमज़ोर थी तो हार गई, अतिरंजित कारण कंपनी कमज़ोर, कमज़ोर कंपनी में महत्वाकांक्षा का मोती फिर भी पलता था। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया कि सालबाई की संधि ना तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी और ना ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। देखो ये क्वेश्चन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ट्रीटी ऑफ सालबाई की मेरे साथ पूरी स्टोरी पढ़ी होगी। अर्थात आपको अगर ट्रीटी ऑफ सालबाई के प्रोविजंस पता होंगे, आपको ये पता होगा कि सम्मानजनक का क्या मतलब है और हितों की दृष्टि से लाभदायक का क्या मतलब है, तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो आप पहले तो बेसिक बता देंगे ट्रीटी ऑफ सालबाई का मतलब क्या है, क्लियर। अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक क्यों नहीं है ये आप बता देंगे, मतलब पहले ही लाइन में बताएंगे। देखो जब आप ट्रीटी ऑफ सालबाई में बोलता हूँ बताना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्रोविज़न के साथ बताना है। आपको ये बताना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कंपनी के द्वारा किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले ट्रीटी ऑफ सालबाई की गई वारेन हेस्टिंग के साथ में, क्लियर। इस संधि के जो प्रोविजंस थे उसमें कंपनी को अपमानजनक महसूस कराया, अर्थात कारण कि कंपनी जीत के उद्देश्य से गई थी किंतु उसे जीत नहीं मिली। दूसरी बात कि लाभदायक इसलिए भी नहीं रही क्योंकि कंपनी को इस संधि के पूर्व या इस युद्ध के पूर्व जो प्रोविजंस मिल रहे थे वो ऑलरेडी उनको बिना युद्ध लड़े मिल रहे थे, अर्थात धन की हानि इतनी हो गई 9 वर्षों में और फिर भी क्षेत्र उतने ही प्राप्त हो पाए, तो ये इनके लिए लाभदायक नहीं रही। अब आपने ये बता दिया, ध्यान देना, ये बता दिया, लेकिन दूसरा पक्ष जो कोई नहीं लिखता है वो आपको लिखना है क्या कि किंतु गहराई से देखें ये बात ठीक है कि सालबाई की संधि सम्मानजनक नहीं थी, और सम्मानजनक इसलिए भी हम नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी उस समय अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ नहीं लड़ रही थी। ये बात अलग है कि उस समय मराठे भी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ नहीं लड़ रहे थे, क्लियर। लेकिन इस सालबाई की संधि ने कंपनी को 20 वर्ष का युद्ध विराम प्रदान करके उसे एक एक करके भारत की रियासतों को जीतने की एक शुरुआत प्रदान कर दी, अर्थात उसकी भारत विजय की संकल्पना को साकार करने का एक प्रक्रम बना दिया, जो कि आगे चलकर मैसूर के संबंध में देखते हैं, हम निज़ाम के संबंध में देखते हैं और अंत में हम मराठों के संदर्भ में बसीन की संधि में देख लेते हैं। अर्थात सालबाई की संधि तो केवल और केवल बसीन की संधि तक का एक युद्ध विराम था। ये जब आप बताते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है यार इस बंदे को ट्रीटी ऑफ सालबाई भी पता है, इस बंदे को ट्रीटी ऑफ बसीन भी पता है, इनके प्रोविजंस भी पता है, इन प्रोविजंस की महत्ता भी पता है। अर्थात इस एस्पायरेंट के अंदर जो विश्लेषण की प्रवृत्ति है, जो तथ्य और तर्कों का जो सामंजस्य है वो इतना अंतर्ग्रंथित है कि अंकों में बिना बढ़ोतरी किए हम रह ही नहीं सकते। समझ गए? तो ये क्या होगा, ये आपको सामान्य अभ्यर्थी की जगह पे एक विशेषीकृत और विशिष्टीकृत अभ्यर्थी बनाता है। तो आपको ऐसे थिंकिंग करना है, आपको अपने उत्तर को ऐसे लिखना है, क्लियर। होता क्या है कि देखो हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हो, आप लोग, आज मैं यही सोच रहा था कि अगर आप लोग जहाँ से भी पढ़े हो, जिन लोगों से भी पढ़ते हो, अगर वो लोग आपका सिर्फ ऐसे ही आंसर राइटिंग सिखा दें, ऐसे ही आंसर राइटिंग आपको करा दिया करें एक टॉपिक पढ़ाने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 6 महीने का, हालांकि 6 महीने का बोलते हैं, कराता तो कोई भी नहीं है, और इतना डिटेल में तो 6 महीने के, और 6 साल में भी आपको नहीं कराएंगे। समझ गए? अगर वो क्लास ख़त्म होने के बाद एक एक क्वेश्चन को क्लास में ऐसे ही डिस्कस कर लें और आप सबके क्वेश्चन को ऐसे ही बार बार इवेलुएट करें और एक क्वेश्चन को लगभग 50 से 60 डायमेंशन में बता दें, तो आपका प्रीलिम तो छोड़ो, 310 को तो गोली मारो, आपका 390 आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा होता क्या ना, हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी मूर्खता ये है संस्थानों की, वो 310 को गोल बना के ही आपको पढ़ाते हैं कि देखो 310 गौरव कुमार का आया था और अब आप लोगों का भी 310 आ जाएगा। अरे भाई 310 क्या कोई मार्क जुकरबर्ग ने फिक्स कर दिया है कि इतना ही लाना है? 310 से ऊपर क्यों नहीं आ सकता? इस
स्पीड को हम क्यों नहीं तोड़ सकते। और आपने पढ़ा भी एक स्टोरी चक यागवार की कि उन्होंने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विमान की स्पीड को कई गुना ज़्यादा स्पीड में उड़ाया, अर्थात उस समय की साउंड की स्पीड से कई गुना उनका कॉकपिट तक हिलने लगा। तो वही चीज़ आपको करना है भाई। हमारा टारगेट है कि हम आपको 350 प्लस पहुंचाएंगे। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब यही है कि 400 समथिंग, यानी कि 390। आप लोगों को लग रहा होगा 390 मास्टर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे दिमाग में कनिष्क कटारिया साहब के 390 जो मैथ में मार्क्स आए हैं उन रिकॉर्ड्स को तोड़ना है। और आप जानकर हैरानी में रहेंगे कि कनिष्क कटारिया साहब के ये 390 मार्क्स ही उनको टॉप 5 में नहीं पहुंचने दिए। वरना अगर ये 390 की जगह 350 भी हो जाते ना तो टॉप 5 की लिस्ट में आ जाते, या 310 हो जाते तो हो सकता है वो 20 की लिस्ट में आ जाते। इस मार्क्स ने उनको इतना ऊपर पहुंचा दिया। और जब सोचो आपका 300 प्लस होगा, 350 प्लस होगा, तो आप कहाँ होंगे? अगर आपको जीएस में केवल 400 मार्क्स मिल गए 4 पेपर में, हालांकि 400 तो मिलने ही नहीं दूंगा, 3 पेपर में भले ही आपके 100 मार्क्स आएँ, बट एथिक्स के पेपर में हम आपको लगभग 140 प्लस करा देंगे। और साथ ही हम आपको एसी में लगभग 160 करा देंगे। क्लियर? अब आप सोचिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये हो गए आपके 300, ये हो गए 300, आपके 600 मार्क्स हो गए। क्लियर? अब आपका बचता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपके अगर 350 प्लस आ गए तो कहने का कितना मतलब हो गया, 5 6 3 9। क्लियर? और आपको इंटरव्यू में जब आप इतना सब कर दोगे तो हम इंटरव्यू आपको बताएंगे कैसे करना है। जो आपकी तैयारी इंटरव्यू कराते हैं उससे काफ़ी अलग होगा इंटरव्यू हमारा। तो इसमें आपको कम से कम 150 मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम। प्लस जाएगा ये आपका। तो 0 5 5 0 9 1 10 और 11, लगभग 1100, यानी कि 1110 के समथिंग आपके मार्क्स होंगे। और आप देख लीजिए किसी के भी मार्क्स टॉप 2 की लिस्ट में इतने नहीं होते हैं। क्लियर? ऐसी हमारी अप्रोच है। और आप तो यकीन मानिए जीएस में तो हम 100 जोड़ रहे हैं, ये 140 के आसपास ही रहेंगे। जीएस को भी हम ऑप्शनल की तरह ही पढ़ के उसमें आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करके उस लेवल तक ले आएंगे। होता है क्या ना, पढ़ाने वाला ऐसे पढ़ा देगा, अरे जीएस में नंबर ही नहीं आते। भाई आंसर लिख के आओगे, ढंग से विश्लेषण करके आओगे, तभी तो नंबर मिलेगा। एडिटोरियल पढ़ोगे नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, थिंकिंग बनानी नहीं है, तो कहाँ से नंबर आएंगे? खैर, वो तो कभी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप समझ गए कि वास्तव में सम्मानजनक क्यों नहीं थी, उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक क्यों नहीं थी। अब आप जब ये समझ गए तो आपने इसका दूसरा उत्तर भी बता दिया कि भाई साहब अगर हम विश्लेषण करें तो ये उस समय के लिए तात्कालिक, दो ये वर्ड आपको हमेशा यूज करने होते हैं जब आप विश्लेषण करते हो ना किसी भी टॉपिक को, इम्पैक्ट को लेकर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट तात्कालिक था कि नहीं था, लेकिन दीर्घकालिक था। दीर्घकालिक नहीं था तो भले ना हो, लेकिन तात्कालिक था। क्लियर? जैसे आप जब मॉडर्न इंडिया आगे पढ़ोगे, नरमपंथी और गर्मपंथी, तो तात्कालिक परिस्थितियों की दृष्टि से नरमपंथी काफ़ी सही थे, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से उनकी योजनाएं उतनी अनुकूल नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग एक पक्ष ही सोच लेते हैं, तो हमें दोनों पक्ष को सोचना है कि भाई तात्कालिक क्या था और दीर्घकालिक क्या था। तो तात्कालिक में भले ही कंपनी के लिए सम्मानजनक ना हो, लाभदायक ना हो, लेकिन दीर्घकालिक की दृष्टि से सम्मानजनक भी थी और लाभकारी भी थी। क्यों सम्मानजनक थी? क्योंकि अगर वो यहाँ पर हारते ना, ध्यान देना, अगर वो यहाँ पे संधि ना करते और सोचो इस संधि की जगह पे अगर मोर्चा बन जाता। आप सालबाई की संधि के जब प्रोविजंस पढ़ते हो तो उसमें आप ये भी एक प्रोविजंस पढ़ते हो कि कंपनी के अनुमति के बिना, मतलब किसी भी तरीके का कोई एक संगठन नहीं बनाया जाएगा। क्लियर? यानी कंपनी के मित्र मित्र होंगे और उसके शत्रु शत्रु होंगे। तो ये वास्तव में क्या था? ये वास्तव में यही चीज़ तो था कि आप मैसूर के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकते हो। और इसी चीज़ ने अगर सोचो कोलैबोरेशन कर दिया जाता तो अभी तो बेइज्जती सिर्फ घर वालों तक ही बात हुई थी, मोहल्ले वालों को भी पता चल जाता। ऐसी मार पड़ती इन अंग्रेज़ों को, और ये बंगाल की खाड़ी में डुबकियां लगा रहे होते हैं। क्लियर? तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो ये दीर्घकालिक रूप से लाभदायक भी रही और सम्मानजनक भी रही, जिसने एक एक करके आगे चलकर भारत विजय की ओर इनको उन्मुख बनाया या उत्प्रेरित किया। समझ गए? तो आप ऐसे इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। बाकी मैंने देखो इसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई दी हैं कि हाँ 20 वर्षों का युद्ध विराम, और फिर देखो निष्कर्ष, बसीन की संधि इसी के लाभ का परिणाम था। मतलब अगर लाभ ही ना होता तो ट्रीटी ऑफ बसीन क्यों लाभदायक बनती? क्लियर? तो आप ऐसे समझ गए।
अब जब आप बसीन की संधि लिख के छोड़ देते हो ना, मैंने एक चीज़ हमेशा आप लोगों को बताई होगी कि आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो आंसर की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रखें और एक पॉइंट अपना ऐसा बचा कर रखें कि जाते जाते एग्जामिनर के माइंड पे वो पंच कर दे। अर्थात जैसे होता है ना कि जब आप बॉक्सिंग फाइट देखते हो तो उसके पास उसकी एक ऐसी मूव होती है, उसके पास उसका एक ऐसा पंच होता है कि वो उस पंच से पूरे के पूरे गेम को चेंज कर देता है। और वो पंच वो अंत में मारता है, 12 राउंड 6 राउंड में भले वो पराजित हो जाए, लेकिन लास्ट जो राउंड होगा उस राउंड में उन्हीं पंच के साथ वो बैटल करता है और सारे जो लॉस हुए पॉइंट्स थे उनको वहाँ पे गेन कर लेता है। क्लियर? तो वो गेन हुए पॉइंट्स ही आपको यहाँ पे ऐसी लाइन बोलनी है। और जब आप ऐसी लाइन यहाँ बोल देंगे तो एग्जामिनर आपको स्टार्टिंग की लाइन से और एंड की लाइन से मार्क्स को एक्स्ट्रा कर देगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये वाला भी प्रश्न का उत्तर सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था शुरू में। खैर पढ़ते हैं पहले। कुल मिलाकर तब मेरा ये निष्कर्ष है कि बसीन की संधि विवेकपूर्ण, उचित एवं नीति सम्मत कार्रवाई थी। टिप्पणी कीजिए। हुआ क्या था कि कलकत्ता काउंसिल जो उस समय की हेड हुआ करती थी, वो गवर्नर साहब को यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली को मैसेज की और मैसेज करके बोलती है कि वेलेस्ली महोदय, आप ये बताइए कि आपने जो ये संधि की है, ये संधि करके आपने अच्छा काम नहीं किया। अर्थात ये संधि वास्तव में मराठा सरदारों के साथ में धोखा है। ये संधि वास्तव में आगे आने वाले युद्ध का एक प्रमाण है, या कह सकते ये वो तूफान है जो आगे आने वाला है। और ये बात केवल कलकत्ता काउंसिल ने नहीं कही थी, बल्कि ये बात लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली जो कि उस समय सेनापति था, उसने भी कही थी। उसने बोला कि ब्रदर, आप जानते हो कि ये मराठा सरदार हैं, बाजीराव द्वितीय है। क्लियर? और इसकी बात को कोई भी मराठा सरदार एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बाजीराव प्रथम नहीं है जो आप इतने उत्साहित हो रहे हो कि ड्रिंक पी लो, ये कर लो, पार्टी करते हैं, ये सब करते हैं। वो बोलता है कि या आई नो कि ये बाजीराव प्रथम नहीं है, बट डू यू नो कि ये बाजीराव द्वितीय तो है, बट ये हमारे अधीन आ गया है और इसकी अधीनता को बेस बनाकर हम अन्य मराठा सरदारों पर हमला कर सकते हैं। अर्थात ये हमारे लिए एक वैलिड रीज़न होगा कि हमने उन पर हमला क्यों किया। यानी कि वहाँ की जनता हमारे साथ विरोध नहीं कर पाएगी। जब जनता हमसे पूछेगी कि आपने हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की, तो हम कह देंगे कि मैडम या सर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो पेशवा साहब हैं उन्होंने हमें अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है और उनकी सिक्योरिटी के नाते हमने होलकर्स पर, हमने भोसले पर, हमने सिंधिया पर अटैक किया है। सो आप इतना पेनफुल सिचुएशन में मत हो। समझ गए? ये बात वो कहता है। अब उसी डिबेट से एग्जामिनर्स ने, क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस ने इन लाइंस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और इन लाइंस को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन बना दिए। और जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको लगा कि बताओ कैसा क्वेश्चन पूछ देता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर आपको बस अपनी बुद्धि और अपने विवेक को लगाना है और इन जो वर्ड्स दिए हैं इनको आपको सही से डिफाइन करना है। जैसे आपसे क्या पूछा, बसीन की संधि, आपको पता है बसीन की संधि कब हुई थी? 1802। किसके किसके मत? बाजीराव द्वितीय और कंपनी के मत। विवेकपूर्ण क्यों थी? विवेकपूर्ण इसलिए थी क्योंकि अब यहाँ पे देखो, ये आपको बुद्धि लगानी है। आपको बसीन की संधि के प्रोविजन तुरंत नहीं लिख देने, आपको एक एक रीज़न बताना विवेकपूर्ण क्यों। वेलेस्ली बोलता है अपने इसी नोट्स में, ये पूरा एक लेटर है हालांकि वेलेस्ली का कलकत्ता काउंसिल को दिया गया, मतलब उसने जो ये डिसीजन लिया था वो डिसीजन कितना युक्ति संगत है उसको लेकर। तो वेलेस्ली कहता है कि कलकत्ता काउंसिल माय हेड मैजेस्टी, ये जो ट्रीटी हमने साइन की, इस ट्रीटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब हमारी सेना वास्तव में पेशवा के पैसे पर ही आश्रित हो गई। अर्थात हमने अपनी सेना का वित्तीय भार पेशवा के ऊपर डाल दिया। तो ये एक विवेकपूर्ण निर्णय है। उचित क्यों है? उचित इसलिए है क्योंकि अब समय आ गया है कि इन रियासतों को इंडिपेंडेंट न छोड़ा जाए।
नीति सम्मत क्यों है? क्योंकि स्वयं मराठा पेशवा हमारे यहाँ आया है, अर्थात हमारे पास ये नैतिक या एथिकल रीज़न होगा जिसके बेस पर हम अन्य मराठा सरदारों को परसुएट कर सकेंगे, उन्हें दंडित कर सकेंगे और उन्हें आगे चलकर संधि में समायोजित कर सकेंगे, यहाँ तक कि उनका हम विलय भी कर सकेंगे। समझ गए? आप सोच रहे होंगे कि ये 3 वर्ड की इतनी गहनता है, तो वास्तव में आपको पूरी मॉडर्न इंडिया में ऐसे ही वर्ड मिलेंगे। जैसे अभी आप जब हमारे साथ इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एक और वर्ड पढ़ते हो स्थायी बंदोबस्त को लेकर, क्लियर, कि उचित, न्याय संगत। ये वर्ड क्यों पूछते हैं कि उचित क्यों थी स्थायी बंदोबस्त, न्याय संगत क्यों थी, लाभकारी क्यों थी? तो ऐसे वर्डों को तभी आप कर सकते हो जब आपको एक एक वर्ड क्रिस्टली क्लियर हो। अब आप समझ गए कि बसीन की संधि के तहत कैसे ये विवेकपूर्ण थी, उचित थी, नीति सम्मत थी। अब आप इसका काउंटर करें कि बसीन की संधि हुई किसके साथ थी? पेशवा के साथ। विवेकपूर्ण थी, ठीक है, उचित थी, ठीक है, नीति सम्मत थी, ठीक है। भाई अगर ये नीति सम्मत होती, अगर ये उचित होती, तो क्या अन्य मराठा सरदार इसका विरोध करते? वो डायरेक्ट एक्सेप्ट ही ना कर लेते? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने विरोध किया, मतलब ये नीति सम्मत तो नहीं थी। आपकी नज़र में जो नैतिक विधान है वो मराठा सरदारों के नज़र में अनैतिक था। आप जो साम्राज्यवादी, शोषणकारी या विस्तारवादी नीति की प्रमुखता को प्रोवाइड कर रहे थे, वो मराठा सरदारों की दृष्टि में आपकी शोषक मानसिकता का प्रतीक था। इसीलिए उनके पेशवा सरदार को अधीन होने के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष का विकल्प चुना। ये बात अलग है कि वो सब अलग अलग होकर लड़े, चाहे होलकर हो, चाहे भोसले हो, चाहे सिंधिया हो, और इसलिए वो पराजित हुए। और पराजित होने के बाद आपने उनसे फिर से अलग अलग संधियां की। अतः ये कहना कि बसीन की संधि विवेकपूर्ण, उचित व नीति सम्मत कार्रवाई थी अतिशयोक्ति है, क्योंकि बाद के काल में आपको देवपुर की संधि करनी, देवगांव की संधि करनी पड़ी, राजपुर घाट की संधि करनी पड़ी, सुरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी। अर्थात अभी भी बसीन की संधि एक आंशिक मात्र प्रभुता का प्रतीक था। अभी इसमें प्रामाणिकता लागू होनी बाकी थी, जो बाद के कालों में स्पष्ट हुई। ऐसे ही आपको लिखना है, तो आपका उत्तर एक अलग डायमेंशन में आ जाएगा। क्लियर? तो आप समझ गए कि आपको कैसे लिखना है। तो आपने देख लिया कि बसीन की संधि W5H1, फिर आप ये बता सकते हो कैसे उचित थी, कैसे पेशवा की प्रमुख रक्षा, नैतिक लाभ कैसे, काफ़ी लाभ मिले। क्लियर? राजनीतिक लाभ कैसे मिला? पूना में प्रभुत्व बना, प्रमुख नेता सहायक संधि का बंधन स्वीकार कर लिया, विदेश नीति मराठों के अधीन आ गई, निज़ाम कंपनी के अधीन आ गया। किंतु गहराई से देखें तो नो उचित, नो नीति सम्मत। क्यों? क्योंकि होलकर, भोसले, सिंधिया ये सब युद्ध करते हैं, देवगांव, सुरजी। ऐसे ही आप नोट्स बना लिया करिए, ताकि क्या होगा ना, आगे आपको क्विक रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब आपको नहीं भी पढ़ोगे तो इतने सारे क्वेश्चन से रट गया होगा। निष्कर्षतः मोर्चा में युद्ध, तो शायद इसकी विफलता इसकी न्याय संगतता को अतार्किक कर देती। समझ गए? इसका क्या मतलब है कि अगर मोर्चा बनाकर ये लोग युद्ध करते तो ये जो विफल हो गए ना, ये सफल होते, और इनकी सफलता इस बसीन की संधि की न्याय संगतता को अतार्किक सिद्ध कर देती। सोचो, ऐसी जब आप लाइन लिखते हो, किस दुनिया की बुक में आपको ऐसी लाइन मिलेगी, या किस संस्थान के उस युग दृष्टा पुरुष ने या उस संस्थान के संचालक ने अपने उन कर्मयोगियों को पढ़ाया होगा? नहीं पढ़ाया होगा। और जब नहीं पढ़ाया होगा तो आप जैसा जब श्रेष्ठ कर्मयोगी ऐसी लाइन को लिख कर आएगा, तो आपके इस कर्मयोगिता को देखकर चेक करने वाला वो युग पुरुष आपको अंकों की इतनी बढ़ोतरी कर देगा कि अपने इस आप कर्म के कुरुक्षेत्र में युद्ध को जीत चुके होंगे। क्लियर? तो इसीलिए आप ऐसा आंसर लिखा करिए, ऐसा निष्कर्ष लिखा करिए, ताकि भले ही कितनी कौरवों की भीड़ हो, बस आप पांडवों की नीड़ की तरह इस युद्ध को जीत सकें। क्लियर? तो अब समझ गए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। चलिए, अब हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हालांकि हमने सारे टॉपिक को कवर ही कर लिया। एक हिसाब से आप देख ही रहे हो, पहला भी कर लिया आंग्ल मराठा, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, अंतिम वाला देख लेते हैं। मराठा राज्य का विघटन आंतरिक दबाव के फलस्वरूप हुआ था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही जटिल है। क्यों? क्योंकि आप में से कई सारे लोग जब इस प्रश्न को लिखेंगे
तो सिंपल ढंग से बता देंगे कि मराठा राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे, और फिर बता देंगे कि फला ये कारण था, फला वो कारण था, और लिख देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, आपको क्या बताना है, मराठा राज्य की पृष्ठभूमि से एक लाइन से। कैसे कि शिवाजी के द्वारा मराठा राज्य की स्थापना की गई, तो आगे चलकर उसे पेशवाओं के नेतृत्व में सर्वोच्चता प्रदान करने की बात की गई, जो कि बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में हिंदू पातशाही के कॉन्सेप्ट ने मराठा को एक छत्र साम्राज्य प्रोवाइड कराने की कोशिश की। समझ गए। अब यहाँ पे आपको प्रश्न को डायरेक्ट नहीं शुरू करना है, और चाहे तो आप यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपकी दिली इच्छा है कि मास्टर आप हमेशा कहते हो कि डायरेक्ट शुरू करें, तो हम वैसे भी आपको करवा सकते हैं। आप क्या करें कि कई सारे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मराठा राज्य का विघटन आंतरिक दबाव के फलस्वरूप हुआ, जिसके अंतर्गत वो क्या तर्क देते हैं, मतलब आंतरिक दबाव के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आएंगे कि एक तो वो आपसी वैमनस्य रखते थे एक दूसरे में, संयुक्त मोर्चे का अभाव था, क्लियर, साथ ही उनकी जो शासन व्यवस्था थी, जो उस समय का पेशवा हुआ करता था वो अब छत्रपति बन गया, और जो सरदार हुआ करते थे वो अपने आप को पेशवा मान बैठे। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके के मराठा राज्य के विघटन के कारण बने, किंतु गहराई से देखें तो केवल और केवल आंतरिक दबाव ही मराठा राज्य के विघटन का कारण नहीं था, बल्कि कई अन्य भी कारण थे। अब आप बताओ, आपने कितने कारण मराठों के पतन के पढ़े हैं? 8। अभी आपने यहाँ पे कितने लिख लिए? 2। बचे कितने? 6। तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके उन 6 पॉइंट्स को आप बता देंगे। क्लियर। और फिर निष्कर्ष जब आप लिखेंगे, तब आप निष्कर्ष में यूज कर सकते हैं कि शिवाजी के द्वारा 1674 में जिस मराठा राज्य की नींव रखी गई, जिसे बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही के कॉन्सेप्ट के रूप में सर्वोच्चता प्राप्त कराने की कोशिश की, जिसे बालाजी बाजीराव ने सुदृढ़ता प्रदान की, तो पानीपत के युद्ध ने उसे पराभव की स्थिति में ला दिया, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में फिर से उसमें सर्वोच्चता जगाई गई। किंतु आगे चलकर बाजीराव द्वितीय के द्वारा अयोग्यता या अदूरदर्शिता के प्रदर्शन ने बसीन के संधि के अंतर्गत करके कंपनी को पूरे के पूरे मराठा राज्य की नींव को हिला कर रख दिया। ऐसे आप लिख दो। अब सोचो, आपने जब निष्कर्ष ऐसा लिख दिया, तो आपने मराठों की उत्पत्ति से लेकर मराठों की पतन तक की पूरी कहानी को 4 लाइनों में समेट दिया, यानी कि 1764 से लेके 1818 तक की स्टोरी को लगभग आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि 150 ईयर की कहानी को आपने केवल 4 लाइन्स में कवर कर दिया। क्लियर। तो इससे आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी इसके कई सारे तरीके हैं। देखो, हर एक प्रश्न के काफ़ी सारे तरीके हैं, समझ गए। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हुआ करिए कि एक प्रश्न को हम ऐसे बताते हैं फिर उसको अलग बता देते हैं। वास्तव में हम ये सोचें कि कोई तो टेबलेट असर कर जाए, क्योंकि कोरोना के टाइम पीरियड पे आप देखते हो कि पैरासीटामोल भी यूज की गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज की गई, और भी कई सारी बाबा रामदेव की भी टेबलेट्स यूज की गई, कई सारे कैप्सूल्स भी यूज़ किए गए आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो वही चीज़ है, मैं हर तरीका चाहता हूँ कि किसी न किसी से बस आपको वायरस ना इफेक्ट कर पाए। समझ गए। बाकी आपको पता है कि मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग इसमें भी 40 प्रश्न और रह गए हैं, जो अलग अलग हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट हैं, उनको हम हिस्ट्री ऑप्शन की मेंस टेस्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने अभी यहाँ पे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, क्लियर, तो होगा क्या कि आपका माइंड गचपच हो जाएगा। यार इतना जटिल हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, समझ गए। तो अभी हम आपको हल्के क्वेश्चन दे रहे हैं जो बैक ईयर में आए हैं, उनको सॉल्व करा दे रहे हैं। और जब टेस्ट सीरीज कराएंगे तो इसका मतलब ये भी दिमाग में मत रखना कि ये 40 क्वेश्चन ही मराठों को देकर हम मराठे कंप्लीट करा देंगे। 40 तो ये देंगे जो अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, बाकी वहाँ पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन और आएंगे जो नई बुक्स नई रिसर्च के बेस पर होंगे। समझ गए। लगभग हर एक टॉपिक के लगभग हम 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे 30 जून से लेके 10 सितंबर तक में। हमारा उद्देश्य है कि 30 जून से लेके 10 सितंबर तक कम से कम हम 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग कराएं। कम से कम हमारा टारगेट तो 11000 का है। कैसे कराना है ये आप अच्छे से समझ सकते हो, किस तरीके से हम कराएंगे।
क्लियर, क्योंकि तब तक आप इतने परिपक्व हो जाओगे, इतना डिटेल हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बस बोलेंगे कि इसको ऐसे फ्रेम करना है, इस पर ये पॉइंट डालना है, यहाँ ये मेंशन करना और ऐसे करके आप लिख कर भेजिए। क्लियर, तो लगभग एक क्वेश्चन को हमें फ्रेमिंग करने में, आपको बताने में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेगा। तो सोच सकते हो कि हम एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है फिर आपको इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर हो गया होगा मराठा, साथ ही इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने अगले पार्ट 22 में। उसमें हम सिंध और पंजाब के आए हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जब हम उस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे अर्थात पार्ट 22 को, तो हम अपने एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। ब्रिटिश सरकार का या कंपनी का भारत में प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना क्या थी, अर्थात 1857 के पहले तक उन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट किया, उन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत उन्होंने किन किन पॉलिसीज़ को एडॉप्ट किया, चाहे वो समान संघ की नीति हो, चाहे वो घेरे की नीति हो, चाहे वो सहायक संघ की बात हो, या फिर अधीनस्थ पृथक्करण या अधीनस्थ संघ की नीति या समान संघ की नीति या सर्वोच्चता का सिद्धांत, इन सबको हम कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। और आपके लिए एक और बात कि हम प्रशासन को जब पढ़ाएंगे तो उसकी बेसिक फीचर मतलब प्रीलिम की दृष्टि से और प्रोविजंस की दृष्टि से ऑलरेडी हमने 4 पार्ट आपको शेयर कर दिए हैं, जो हमने इंडियन पॉलिटी की बुक सीरीज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अच्छे से अध्ययन किया था। तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको सप्लीमेंट्री के रूप में उपयोगी हो सकते हैं, खासतौर पर प्रीलिम की दृष्टि से और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बाकी हम यहाँ पे आपको एक गहन विश्लेषण के रूप में तो अध्ययन कराएंगे ही। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।